दुनिया की सबसे खतरनाक भू राजनीतिक लड़ाइयां हमेशा मिसाइलों से नहीं बल्कि फैसलों से शुरू होती हैं। कभी कभी किसी देश का एक दौरा, एक समझौता या एक हाथ मिलाना आने वाले दशकों की दिशा बदल देता है। आज एशिया में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ चीन अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के दम पर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा गठजोड़ धीरे धीरे आकार ले रहा है जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस गठजोड़ का नेतृत्व कोई एक महाशक्ति नहीं बल्कि भारत और जापान जैसे दो लोकतांत्रिक देश कर रहे हैं। वर्षों तक शांतिपूर्ण विदेश नीति अपनाने वाला जापान अब पहले जैसा नहीं रहा। जिस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी सैन्य भूमिका को केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखा था, वही आज चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठा रहा है। ऐसे समय में जापान की प्रधानमंत्री का भारत दौरा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एशिया के बदलते शक्ति संतुलन का संकेत समझा जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जापान अब पहले की तरह केवल आर्थिक ताकत बनकर नहीं रहना चाहता। इसका जवाब हमें चीन के तेजी से बढ़ते प्रभाव में मिलता है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपनी नौसेना, वायुसेना और मिसाइल क्षमता में जबरदस्त विस्तार किया है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान जलडमरू मध्य तक उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। यही वजह है कि जापान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुका है। यदि केवल सैन्य आंकड़ों की बात करें तो चीन स्पष्ट रूप से आगे दिखाई देता है। उसके रक्षा बजट का आकार जापान से कई गुना बड़ा है। उसके पास लाखों सक्रिय सैनिक, हजारों आधुनिक लड़ाकू विमान, विशाल नौसैनिक बेड़ा और परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। दूसरी ओर जापान के पास न तो परमाणु हथियार हैं और न ही इतनी बड़ी सेना। पहली नजर में ये मुकाबला पूरी तरह असंतुलित लगता है, लेकिन आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते। आज निर्णायक भूमिका निभाती है अत्याधुनिक तकनीक, खुफिया नेटवर्क, समुद्री नियंत्रण, साइबर क्षमता और विश्वसनीय साझेदारियां। यही वे क्षेत्र हैं जहां जापान अपनी वास्तविक ताकत दिखाता है। उसकी पनडुब्बियां दुनिया की सबसे शांत और उन्नत मानी जाती हैं। उसके विध्वंसक युद्धपोत अत्याधुनिक रडार और मिसाइल प्रणालियों से लैस, जबकि उसकी वायुसेना तकनीकी दक्षता और प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान के पीछे अमेरिका के साथ दशकों पुराना सुरक्षा समझौता मौजूद है, जो किसी भी बड़े संघर्ष की स्थिति में उसे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसके बावजूद जापान की सबसे बड़ी चुनौती हथियार नहीं बल्कि उसकी घटती युवा आबादी। देश की जन दर लगातार गिर रही है और सेना में भर्ती होने योग्य युवाओं की संख्या हर वर्ष कम होती जा रही है। कई भर्ती अभियान अपने निर्धारित लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पा रहे। बड़ी संख्या में युवा कॉर्पोरेट करियर, बेहतर जीवन शैली और निजी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिणाम ये है कि जापान के पास अत्याधुनिक हथियार तो हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें संचालित करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन जुटाना कठिन होता जा रहा है। यही वो बिंदु है जहां भारत इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार बनकर सामने आता है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, तेजी से आधुनिक होती सेना है और हिंद महासागर में लगातार मजबूत होती नौसैनिक उपस्थिति है। जापान अच्छी तरह समझता है कि यदि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है तो भारत के बिना यह संभव नहीं होगा। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। अब ये संबंध केवल निवेश और व्यापार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एशिया की भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था का आधार बनने की दिशा में बढ़ रहा है। यही वजह है कि जापानी नेतृत्व की हर भारत यात्रा को अब केवल कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसा संदेश जो बीजिंग, वॉशिंगटन और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत और जापान की दोस्ती इतनी मजबूत हो रही है तो इसका सबसे बड़ा असर आखिर किस पर पड़ेगा? इसका जवाब हमें हिंद महासागर और एशिया के समुद्री नक्शे में मिलता है। जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह समुद्री व्यापार पर निर्भर है। उसके उद्योगों के लिए जरूरी कच्चा तेल, गैस और अधिकांश कच्चा माल मलक्का जलडमरू मध्य और हिंद महासागर से होकर ही जापान पहुंचता है। यदि किसी बड़े संघर्ष के दौरान चीन इन समुद्री मार्गों पर दबाव बनाने में सफल हो जाए तो जापान की अर्थव्यवस्था कुछ ही सप्ताह में गंभीर संकट का सामना कर सकती है। यही कारण है कि टोक्यो अब केवल अपनी नौसेना पर निर्भर रहने के बजाय भारत के साथ एक दीर्घकालिक समुद्री सुरक्षा ढांचा
तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना पहले ही हिंद महासागर में अपनी मजबूत मौजूदगी स्थापित कर चुकी है। अंडमान निकोबार कमांड से लेकर अरब सागर तक भारत की रणनीतिक स्थिति ऐसी है कि वो मलक्का झलडमरू मध्य की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रख सकता है। यही क्षमता जापान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच मालाबार जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास केवल सैन्य प्रदर्शन नहीं बल्कि भविष्य की साझा रणनीति की तैयारी है। इसी रणनीति के तहत खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी अभियान और नई रक्षा तकनीकों पर भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति अब एक दूसरे की पूरक बन चुकी है। यही कारण है कि जापान का विशेष ध्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सड़कें, पुल, लॉजिस्टिक नेटवर्क और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में जापान लगातार निवेश कर रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है बल्कि भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से तेज और सुरक्षित रूप से जोड़ना भी है। यदि भविष्य में कोई सामरिक चुनौती पैदा होती है तो यही मार्ग भारत की सैन्य और आर्थिक पहुंच को कई गुना मजबूत कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन इन गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीजिंग अच्छी तरह समझता है कि यदि भारत और जापान की ये साझेदारी इसी गति से आगे बढ़ती रही तो इंडो पैसिफिक में उसका एकाधिकार कायम रखना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। दोस्तों, जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि ये केवल भारत और जापान के बीच बढ़ती दोस्ती की कहानी नहीं है बल्कि एशिया में उभर रहे एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत है। एक तरफ चीन अपनी आर्थिक, सैन्य और तकनीकी ताकत के दम पर पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जिसमें सहयोग, सुरक्षित सप्लाई चेन, आधुनिक तकनीक, समुद्री सुरक्षा और साझा विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस साझेदारी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और रक्षा निर्माण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग और गहरा हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत केवल एक विनिर्माण केंद्र नहीं रहेगा बल्कि हाईटेक उद्योगों का वैश्विक हब बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर जापान को एक भरोसेमंद साझेदार, विशाल बाजार और स्थिर उत्पादन आधार मिलेगा जिससे उसकी चीन पर निर्भरता लगातार कम हो सकती है। हालांकि ये भी सच है कि चीन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपनी आर्थिक शक्ति, कूटनीति और सैन्य प्रभाव का इस्तेमाल करके इस बदलते समीकरण को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसलिए आने वाले वर्षों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना रह सकता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि आज भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और प्रमुख शक्तियां उसे केवल एक विकासशील देश के रूप में नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देख रही हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आने वाले समय में भारत और जापान की ये साझेदारी कितनी दूर तक जाएगी, इसका जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना तय है कि इस गठबंधन का असर केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई देगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत और जापान की ये बढ़ती रणनीतिक साझेदारी वास्तव में इंडो पैसिफिक का शक्ति संतुलन बदल सकती है या फिर चीन अपनी नई रणनीतियों के दम पर इस चुनौती का जवाब दे देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक और तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।